सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के विश्वनाथ, संचालक राज्य शहरी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। विगत 25 वर्षों से हम हमारी सेवाएं आयुर्वेद की जो हमारे चिकित्सा केंद्र में देते आ रहे हैं और इसी तरह हमारी पूरी कोशिश रही कि हम देश विदेशों में भी आयुर्वेद को प्रचलित करें। तो उस मोड़ पे जाकर भी हमने काफ़ी हमारे पेपर की प्रस्तुति भी दी है और इसी तरह आयुर्वेद को हमने प्रचलित किया पूरे देश और विदेशों में। इसी कड़ी में अभी हम लोग आगे की ओर जाएं तो आयुर्वेद का एक्चुअली मूल सिद्धांत क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों में आयुर्वेद के प्रति ये सोच है कि आयुर्वेद एक ऐसी जड़ी बूटी वाली कोई एक विज्ञान है जहाँ पे लोग जड़ी बूटी खा के अपने रोग को ख़त्म करना चाहते हैं। वैसा नहीं है ये आयुर्वेद की साइंस। पहले तो उसको सिद्धांत को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद मतलब क्या? आयु वेद दो शब्दों से बना। आयु और वेद मतलब एक साइंस होती है, ठीक है, जिसमें आयु की वृद्धि हो। तो आयुर्वेद का यही सिद्धांत रहा है। एक श्लोक के द्वारा बताया जाए, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकरम प्रशमनच्च। मतलब क्या है कि जो रोगी जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसको स्वास्थ्य कैसे और ठीक किया जाए, ये आयुर्वेद है। और जो रोगी है उसको रोग से कैसे मुक्त किया जाए, ये एक इसका सिद्धांत रहा है। अब इसमें यदि हम इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लोगों के मन में ये एक सवाल भी उठता है कि आयुर्वेद का मतलब वात पित्त कफ तीन दोषों से बना है। बात सही है। हम पूरे शरीर को यदि ले हैं प्रकृति के हिसाब से, शरीर भी एक प्रकृति से ही बनी है, तो हम इस प्रकृति के हिसाब से लें तो हमारा तीन दोषों से बना है हमारा शरीर। वात पित्त कफ, उसका भी एक स्थान बताया गया है। वात का जो नाभि से नीचे वात का स्थान, और पित्त का स्थान जो नाभि से ऊपर अपने हृदय तक, और फिर हृदय से ऊपर हमारे मस्तिष्क तक हमारा कफ का स्थान बताया गया। पित्त का स्थान जो है नाभि से लेके हमारे हृदय के स्थान बताया गया। ऐसे ही हमारे पंच महाभूत से भी हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ठीक है। तो पंच महाभूत का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम ये चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सृष्टि के देन हैं और हमारा जो शरीर भी बना है इस प्रकृति से ही बना हुआ है। हमको भी एक दिन मिट्टी में जाके मिलना है। तो प्रकृति कहीं के खिलाफ जाएंगे तो हम आयुर्वेद को ठीक से नहीं समझ पा रहे। आयुर्वेद का सिद्धांत यही रहा है कि आप जो प्रकृति का जो नियम है उसको पालन करें, चाहे जो आहार में हो, चाहे हमारी दिनचर्या में हो, चाहे आपकी कैसी भी आपकी जीवन शैली हो। आयुर्वेद को अपनाने के लिए पहले आपको उसकी जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। ये बात सच है कि आहार विहार का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे आयुर्वेद में। आहार विहार का यदि सही संतुलन करके हम करें, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें आयुर्वेद में वर्णन भी है हितकर भोजन। हितकर भोजन मतलब क्या हित है आपके शरीर में जो सूट करे, वो आपको इंडिकेट भी करता है कि आपको शरीर को ये सूट नहीं कर रहा है, आपको शरीर को ये सूट नहीं कर रहा है, ये आपको बताता भी आपका शरीर। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। उस चीज़ के पालन करना पड़ेगा। आहार विहार का ये मतलब नहीं कि आपका जब मन लगे तो खा लिए। आपका शरीर ये बताता है कि आपका शरीर किस बनावट से बना है। हमारा आयुर्वेद में वर्णन है कि कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति होता है, कोई वात प्रकृति का व्यक्ति होता है, कोई कफ व्यक्ति का प्रकृति। यदि आप किसी एक एग्जाम्पल के तौर में हम ले लें, कफज व्यक्ति है, यदि उसको बार बार उसको सर्दी खांसी और मोटापा बढ़ रहा है तो ये कफज प्रकृति में आते हैं, है ना। तो लेकिन आपको ये समझना, यदि उसको अपन आइसक्रीम खिलाएंगे या फिर ठंडी चीज़ लेंगे तो ये है ना आहार विरुद्ध आहार में चले गया। जब उसको सूट कर ही नहीं रहा है, वो कफज प्रकोप का व्यक्ति है, कफ का उसको जितना कफ समन चीज़ें खिलाया जाए तो उसको कफ की एक नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और उसका जो प्रकोप है वो कम होते जाएगा। इसी तरह हमारे दोषानुसार हमको खाना आहार विहार के बारे में बताया गया आयुर्वेद में और पालन भी तय है। लेकिन एक तीन मूल स्तंभ होते हैं, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यदि ये पालन करे तो स्वास्थ्य शरीर हर समय स्वस्थ रहेगा, और यदि ये नहीं पालन करे तो आप एक बुलावा देना होता है कि आप कोई ना कोई रोग को उत्पन्न कर रहे हैं शरीर के अंदर। यदि आप इस चीज़ को पालन करें, आहार विहार अपना सही रखें। चरक ने बहुत 18 प्रकार के आहार विहार का विरुद्ध आहार विहार के बारे में वर्णन किया चरक संहिता में। आपको बता दें, चरक एक हमारे ऋषि मुनि हैं जो इन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत संक्षिप्त में लिखा अपने बुक्स में। इसी तरह सुश्रुत भी हैं, तो हमारे एकदम वाग्भटी हैं। ये तीनों जो ऋषि मुनि हैं आयुर्वेद को अच्छे तरह समझा और इन्होंने अपने ग्रंथों में अच्छा वर्णन किया इस बारे में। इसी बारे में कड़ी में हमारे 18 चरक ने एक आहार विहार के बारे में बताया। उस 18 विहार में ऐसा बताया गया कि आप खाना जो खाते हैं, है ना, कैसे खा रहे हैं, किस काल में खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं और कैसे आप किस जगह में खा रहे हैं, इसका वर्णन दिया गया है। यदि आप उस चीज़ों को पालन करेंगे तो डेफिनेटली बताया गया है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि एक एग्जांपल ले लें, यदि गर्म प्रदेश में बोला गया है,
आप गर्म प्रदेश में हैं और आप उस गर्म प्रदेश में जाकर गर्म चीज़ें खाओगे तो ये तो विरुद्ध आहार के में आ गया ना। इसलिए आहार का पालन उसके प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रकृति के अनुसार यदि आहार का पालन करेंगे तो प्रकृति भी आपके शरीर पर स्वास्थ्य देगा। आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो चयापचय क्रिया है शरीर का अंदर, वो आपके नॉर्मल बैलेंस में चलता रहेगा। यदि आप विरुद्ध आहार विहार में चलेंगे, यदि विरुद्ध, अब ये जैसे एग्जाम्पल के तौर में मतलब बरसात में जाएंगे, बरसात में फंगस का टाइम रहता है, बरसात में मतलब वात का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशन में वात प्रकोपित चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका आहार में और दिक्कतें आएंगी और आपके जो स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आएंगी और आप बुलावा करेंगे अपने रोग के प्रति कोई भी बीमारी पैदा हो, ठीक है, अपने शरीर में। तो इसी तरह हम ऋतुचर्या के हिसाब से भी खाएं। देखो कितना अच्छा वर्णन आयुर्वेद में दिया गया है, ऋतुचर्या के हिसाब से भी खाएं। शिशिर ऋतु हो गया, जो हमारे काल बताया गया है ना, जनवरी से लेके आपका मध्य मार्च तक, वो शिशिर ऋतु में जाता है। फिर बसंत ऋतु में देखिए मार्च से लेके आपका मई के मध्य में जाता है, ठीक है। फिर मई के बाद से फिर हमारा ग्रीष्म ऋतु आती है, मई से लेके जुलाई तक। फिर जुलाई से लेके हमारा सितंबर तक हमारा जो है वर्षा ऋतु आती है। फिर सितंबर से लेके हमारा आता है वर्षा ऋतु के बाद हमारा शरद ऋतु आती है, तो इसके बाद हेमंत ऋतु आती है। ऐसे हमारे पूरे साल भर को हमारे ऋतुचर्या में बांटा गया है। यदि ऋतुचर्या के हिसाब से भी आप अपना अन्न पान करेंगे, खान पान करेंगे, तो डेफिनेटली आपको आपको शरीर स्वस्थ रहेगा और अपने आप को आप स्वस्थ रख पाओगे, है ना। ये हम देखिए, हम एक ही एग्जांपल देते हैं। सृष्टि बनी है 5 एलिमेंट से, जो है आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, इसी द्वारा बना है। इसमें भी वात को भी हमने बांटा गया है। वात कैसा होता है? वात, पित्त, कफ। वात में भी पृथ्वी को कैसे बांटा गया? वात में भी क्या है, देखिए कफ जो होता है वो पृथ्वी और जल से होता है। पित्त में है अग्नि होती है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर के अंदर। मतलब पित्त में अग्नि, यदि आपका अग्नि शांत रहेगा तो एकदम आप बैलेंस चलोगे अपने स्वास्थ्य को। इसी तरह वात में भी जाएंगे तो आकाश भी आएगा अपने वात में, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमारे पंच महाभूत को सम्मिलित नियमित त्रिदोषों में बांटा गया है। यदि आप इनके अनुसार यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, यदि इनके अनुसार बैलेंस डाइट करना चाहते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और आयुर्वेद के अनुसार यदि आप इन तीनों स्तंभों को, जैसे कि मैंने बताया आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों स्तंभों को मूल मानकर यदि आप चलें और आहार विहार को भी आप कौन सा विरुद्ध आहार है, अभी एक एग्जाम्पल के तौर में ऐसा लिखा हुआ है क्या, ये सच बात है कि आप मछली के साथ दूध खाएंगे या दूध पिएंगे, है ना, तो आपका शरीर तो विष में जाएगा ही जाएगा। तो आप ही हैं उसके कारक, जो आप अपने शरीर के अंदर इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। नहीं तो आज के दौर में ये क्यों हो रहा है कि कैंसर, ऐसी जैसी बीमारियां, डायबिटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग आहार विहार में अपनी लापरवाही करने लगे हैं, निद्रा में भी करने लगे हैं, बेवजह का तनाव पैदा करके रखे अपने जीवन में। इसी तरह ब्रह्मचर्य जो पालन हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसका पालन तो भूल ही गए हैं। जो समय में सोना है वो समय में सोते नहीं हैं। काल का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया गया है ना। जो रात को जगेंगे, सुबह जल्दी उठना है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका दिनचर्या को खराब कर रहा है। तो इसी तरह आयुर्वेद ने अपने सिद्धांतों में बहुत कुछ मूल सिद्धांत बताए हैं। कई प्रकार के दोष अनुसार और दुष्य अनुसार अपने चीज़ों को वर्णन किया है ना। दोष दुष्य धातुमल, ये ऐसा है ना कि आप दोष हो गया, वो प्रकोप होगा तो आप शरीर में अस्वस्थ महसूस करोगे। दुष्य जो होता है आपका, जिसमें हमारे पंच सप्त धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यदि आपका ठीक से शरीर सही तरीके से आहार विहार नहीं लेगा तो आपका क्या विरुद्ध आहार में जाएगा, तो आपकी जो सेवन धातु हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, जो हमारे प्रोडक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट में शुक्र रखा गया है, तो ये सात धातुओं में भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मल, और जो हमारे जो लास्ट के दो दुष्य माना जाए, मतलब धातु दोष, मल जो बनाया गया पुरुष और हमारे मल मतलब हम जो फिकल मेटल्स यूज जाते हैं और हमारे जो यूरिन पास करते हैं, ये हमारे मल में आते हैं, तो ये भी प्रभाव करता है। इसलिए खान पान सही रखना चाहिए, दिनचर्या सही रखना चाहिए, एक नियमित व्यायाम हमारे जीवन में शैली में करते रहना चाहिए। और खान पान में शरीर धरती पे आए, इसका ये मतलब नहीं कि जो मिले खाएं। तो आपको भी पता चलता है कि ऋषि ने कई बार फल भी खाया, तो उसमें वर्णन किया कि ये फल विष गुण के हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए। अब आप जबरदस्ती उसको खाने की सोचोगे तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर विष पैदा होगा ही होगा और आप कारक बनोगे उस बीमारी का। तो इसी तरह
यदि आयुर्वेद को पालन करना है तो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आयुर्वेद का आहार विहार में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी तरह हमारे दिनचर्या में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और समय और काल का, किसी भी समय और काल का जो आप जीवन में शैली में अपनाते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ऐसा है कि भोजन का सबसे बड़ा मैं और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जो आप भोजन करते हैं आहार विहार में, कई बार कई लोग बोलते हैं कि तांबे का पानी में रात को डुबा के रखा हूँ और सुबह पीता हूँ। भैया वो एक टाइम होता है, एक काल होता है, उस काल में पी रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप गर्म प्रदेश में रहेंगे और तांबे का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका तांबा आपका फिर वो डिस्ट्रॉय, आपका बॉडी में कुछ ना कुछ अलग केमिकल्स क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो बेटर है कि आप चीज़ों को समझिए। ये जो तर्क और वितर्क चलता है हमारे सोशल साइट्स में कि ये खाने से ये होगा, वो खाने से वो होगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आहार विहार का असली जो वर्णन है बुक्स में दिया गया है, कोई ज्ञानी नहीं बना है। हम आयुर्वेद डॉक्टर लोग भी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के बाद हमको समझ में आती, इतना सारा वर्णन आहार विहार में दिया गया है कि आपको रात हो जाएगी यदि समझाने लगे। तो आहार विहार का वर्णन तो आप समझ ना पाएंगे, लेकिन ये है कि किसी के तर्कों पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए कि क्या सही है और क्या गलत है, और कहीं पे भी रूमर्स में ना जाएं कि ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। सिद्धांतों में लिखा है कि सात्विक भोजन करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, असत्विक भोजन जैसे अपनाओगे अपने जीवन में तो डेफिनेटली आपको दिक्कत तो आएगी। स्वस्थ रहने के लिए मेरा यही उद्देश्य है, और मैं जहाँ तक मैं 25 साल के अनुभव में जान चुका हूँ कि आजकल की जो दिनचर्या चल रही लोगों का वो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के ऊपर भी रहता है। बच्चे लोग जो हैं घर में बैठे रहते हैं अपने, पहले हम लोग हमारे जवानी के पीरियड में हम लोग बहुत खेलते थे हम बचपन में। आजकल तो बच्चे दिखते ही नहीं है, ग्राउंड्स में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं उनके माँ बाप से भी, उनके माता पिताओं से भी मैं आग्रह करूँगा कि एक घंटा टाइम जरूर दें उनको खेलने के लिए, ताकि बाहर का वातावरण जो उनको मिलेगा और जो बाहर खेलेंगे जाके तो उनका जो सूरज की रोशनी, जो धरती है हमारी, जो हमारे पंच तत्व हैं, उसको संपूर्ण मिलेगा। उससे क्या होगा, बच्चा एक्टिव मोड में आएगा, बच्चा खेलेगा। आप यदि सोचोगे कि बच्चे को अंदर में रख के एक बुद्धिमान बनाऊंगा, वो कभी नहीं बनने वाला। जब तक वो प्रकृति के जितने भी नियम कानून हैं, जो प्रकृति वो नियम में नहीं चलेगा तो डेफिनेटली उस बच्चे को वो बुद्धिमान नहीं बन पाएगा जो उनके माता पिता चाहते हैं। मेरा एक ही कहना है, एक 25 हमारे अनुभव से, कि जो हम आयुर्वेद का चिकित्सा में सिर्फ दवाई देना नहीं होता है, दिनचर्या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, और उनका जीवन शैली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आयुर्वेद को अपनाने के लिए हर चीज़ को पालन करना पड़ेगा। सिर्फ दवाई खाने से आयुर्वेद आपके सही साइंस नहीं होती। आयुर्वेद को पालन करने के लिए आयुर्वेद में दिए गए सिद्धांतों को भी अपनाना पड़ेगा, आहार विहार में भी आपको पालन करना पड़ेगा। धन्यवाद।